क्या वर्तमान सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान सरकार है उत्तर प्रदेश में या कहें राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र में, अब वो विपक्ष के द्वारा उठाए गए उन मुद्दों पर ही काम कर रही है जिस मुद्दे को विपक्ष उठाएगा। अगर हम आपको उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बताए दोस्तों केंद्र स्तर पर या राज्य स्तर पर, तो दो महत्वपूर्ण घटनाओं का हम आपको जिक्र करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे राम मंदिर में चोरी का जो जिक्र था, जो वहां की जो करप्शन हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, जैसे ही ये आवाज अखिलेश यादव ने उठाया कि अयोध्या के राम मंदिर में जहां पर राम जी का घर है वहां पर चोरी हुई है, पहले तो ये बात इनकार किया गया और इन्हें भर्त्सन यातनाएं दिया गया कि ये क्या जानेंगे कि रामलला कौन होते हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा कैसे होती है, भगवान को ये क्या जानेंगे, खाली ये लोग लाछन लगाते हैं। लेकिन जब ये बात सरकार को पता चली, सरकार ने एसआईटी गठन किया और अब उस जो 200 करोड़ रुपए का गबन हुआ है उसकी जांच के लिए एसआईटी बैठाई गई है। तो क्या उस मुद्दे को उठाने के लिए सिर्फ और सिर्फ अब लोग इंतजार करेंगे कि अखिलेश यादव जिस मुद्दे को उठाएंगे सरकार उसी पर कार्य करेगी? और दूसरा ताजा तरीन हम अपने जिले की घटना बता रहे हैं दोस्तों। एक मर्डर होता है, एक दूल्हे को दिन दहाड़े गोली से उड़ा दिया जाता है और जब आंदोलन होता है, चक्का जाम होता है, यहाँ से लेकर के बड़े बड़े लीडर, जब कोई सुनवाई नहीं होती, जब उसे न्याय नहीं मिलता है, तो तब यह व्यक्ति, वो लड़की पहुंचती है, दूल्हे की बहन पहुंचती है लखनऊ मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, लेकिन मुख्यमंत्री मिलने का टाइम नहीं देते हैं। तो नेता विपक्ष अखिलेश यादव जब मिलते हैं, शाम को मिलते हैं, सुबह तक एक व्यक्ति का एनकाउंटर हो जाता है। तो ये दो घटनाएं, अगर आपको लगता है कि जो मुद्दा अखिलेश यादव उठाएंगे उसी पर सिर्फ और सिर्फ योगी सरकार कार्य करेगी, तो तीसरा जो मुद्दा हम आपको बताने जा रहे हैं अखिलेश यादव जी ने उठाया है। अखिलेश यादव जी ने ये उठाया है कि गोरखपुर में 500 प्राथमिक विद्यालय बंद हुए हैं और उन्होंने औसत निकाल कर बताया है कि 500 विद्यालय में अगर एक विद्यालय में 3 कर्मचारी मान के चलिए तो 1500 लोगों का रोजी रोजगार वर्तमान सरकार ने छीना है। और आपको बताएं दोस्तों, ये छीना नहीं गया है, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। साजिश क्या है कि जब हम और आप जैसे पीडीए समाज या पिछड़े समाज के लोग या बहुत से ऐसे भी अग्रणी समाज के लोग थे जो आर्थिक रूप से पिछड़े समाज से भी बदतर बदसूरत हालत में अपनी जीवन यापन करते हैं, लेकिन वो लोग भी प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते थे, वह लोग भी उस भोजन को खाते थे जिस भोजन को जो है दोस्तों जो रसोइयां वहां पर बनाती थी, लेकिन उस भोजन के विरोध में भी एक गाना चलता था। वो गाना आज भी हमें याद आता है दोस्तों कि जब से चढ़े लगल भदेला प्राइमरी स्कूले में गई पढ़ाई चूल्हे में। तो ये गाना उस मानसिकता के खिलाफ था दोस्तों कि जो उस विद्यालय में जिनके पास खाने के लिए दाने नहीं होते थे, सरकार ने एक व्यवस्था लाया और मिड डे मील योजना, और उस व्यवस्था के तहत सरकार ने यह सोचा कि जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं, जो पिछड़े तबके के लोग हैं, जिनके पास अगर खाने के लिए भी नहीं हो पा रहा है, तो कम से कम वो अपने बच्चे को नहला करके थोड़ा सा कपड़े के इंतजाम करके अगर विद्यालय तक भेज देंगे तो खाना हम दे देंगे। खाने के साथ साथ उन्हें थोड़ा सा क ख ग घ ABCD भी उन्हें आ जाएगा। ये उस विचारधारा पर, उस व्यवस्था पर प्रहार है दोस्तों। अगर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि गोरखपुर में 500 विद्यालय बंद हुए हैं, तो कैसे बंद हुए, इन्हीं सब सिनेरियोस पर आइए अब चर्चा करने का प्रयास करते हैं। मेरा नाम है श्रवण कुमार और आप देख रहे हैं दोस्तों एक छोटा सा प्यारा सा चैनल ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, बताने का मतलब ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं अखिलेश यादव। जैसा कि अखिलेश यादव लगातार कंटिन्यूअस इस समय उत्तर प्रदेश के मुद्दे को लेकर के, न केवल उत्तर प्रदेश के मुद्दे को लेकर के बल्कि वो केंद्र स्तर के जो भी मुद्दे हैं वो उसका बखूबी तरीके से जवाब दे रहे हैं। और एक ही ऐसा सूरमा भारत में बचा भी है दोस्तों। अगर राहुल गांधी के बाद किसी व्यक्ति को बात किया जाए जो निडर तरीके से राष्ट्रीय स्तर की जो भी मुद्दे हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में और उनके उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में मुखार बिंदु से जो प्रखर आलोचना कर रहा है भारतीय जनता पार्टी का, तो है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव की ही देन है दोस्तों कि अयोध्या में जो भगवान राम के घर में जो चोरी हुआ है उस चोरी की जांच के लिए एसआईटी गठन किया गया है। अखिलेश यादव की ही देन है दोस्तों कि जितने भी कांड हो रहे हैं अखिलेश यादव का इन्वॉल्वेशन हो रहा है उसमें,
तो सरकार त्वरित कार्रवाई कर रही है। अब अखिलेश यादव जी ने एक ऐसा मुद्दा उठाया है, एक ऐसा करप्शन उठाया, एक ऐसी सरकार की पोल खोलने का प्रयास किया है, जैसा कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जोर देने का प्रयास किया है कि हमें किसी भी सूरत हाल में गोरखपुर को जीतना है। गोरखपुर एक उदाहरण के तौर पर लेते हुए हमारे जितने भी कार्यकर्ता बंधु हैं उनका सम्मान होना चाहिए और उनके मान सम्मान में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आनी चाहिए। और गोरखपुर के साथ साथ और जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो भी प्रत्याशी हैं, उनके अंदर यदि कोई कुछ कमियां हैं हमारे अंदर तो उसे भी दूर किया जाए। एक प्री प्लानिंग के तहत जो है वो गोरखपुर पर हमलावार हैं और सबसे पहले गोरखपुर जिले की करप्शन और वहाँ की शिक्षा व्यवस्था और वो शिक्षा व्यवस्था जिससे देश निर्माण होता है, भविष्य निर्माण होता है, सपने बुने जाते हैं उन प्राथमिक कॉलेजों से जहाँ से व्यक्ति कखा गघा ABCD ये सब सीखता है। तो कहने का मतलब है दोस्तों, अखिलेश यादव ने जिस तरीके का आरोप लगाया है, अखिलेश यादव अब तक जो भी आरोप लगाते चले आए हैं दोस्तों, उनमें 100% एथेंटिक चीजें उनकी सही होती हैं। ठीक है, एक जो सोशल इंजीनियरिंग जिस प्रकार से अखिलेश यादव कर रहे हैं वो वाकई लाजवाब है दोस्तों। पहले तो जैसे ही अखिलेश यादव जी ने राम मंदिर में चोरी के मुद्दे को उठाया तो लोग इनको जो है धर्म विरोधी, धर्म भीरू कहने लगे ये तो राम मंदिर के विरोधी थे, ये तो राम भगवान के विरोधी थे। लेकिन जैसे ये चीजें जब सामने निकल कर आई, जब जांच की SIT गठन हुआ, तब लोगों को लगा कि नहीं, अखिलेश यादव एक सजग सतर्क हमारे नेता हैं, न केवल नेता हैं, जो उनका विपक्ष का जो काम है उसको भी वो बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखना यह है कि कितनी सत्यता इन गोरखपुर में जो उन्होंने एक अनुमान लगाया कि 500 प्राथमिक विद्यालय बंद हो चुके हैं। 500 प्राथमिक विद्यालय बंद होने के साथ साथ उन्होंने एक औसत भी निकाल के दिया है और वो औसत यह निकाल के दिया है दोस्तों कि आप मान के चलिए, उन्होंने यह औसत निकाल के दिया है कि मान के चलिए एक विद्यालय में अगर 3 कर्मचारी हम मान के चलते हैं तो 1500 लोगों के रोजगार पर जो है सीधा डाका डाला गया है वर्तमान सरकार के द्वारा। एक तो बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा है, ऊपर से काकरोच पार्टी का गठन, लगातार आंदोलन चल रहा है, ऊपर से राहुल गांधी भी युवाओं के आंदोलन में कूद पड़े हैं और एक तरीके से देखिए सीक्वेंस तरीके से प्रहार हो रहा है बेरोजगारी को लेकर के, युवाओं के मुद्दे को लेकर के। जिस तरीके से अखिलेश यादव जी ने मुद्दा उठाया, जिस तरीके से कांग्रेस जनता पार्टी लगातार नीट के एग्जाम को लेकर के मुद्दा उठा रही है, आंदोलन कर रही है, और राहुल गांधी भी एकदम पूरी तरीके से फ्रंट पे कूद पड़े हैं। यानी एक प्रकार से कहा जाए न केवल युवाओं के मुद्दे को लेकर के प्रखर रूप से सामने आ रहे हैं दोस्तों, आगे जैसे जैसे और भी समस्याएं आएंगी उन पर भी जो है समाजवादी पार्टी हो गए या राहुल गांधी हो गए, अपोजिशन हो गए। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अपोजिशन जिन जिन मुद्दों पर आवाज उठा रहा है, बात कर रहा है, सरकार जो है उन्हीं मुद्दों पर काम कर रही है। अब आप कहेंगे कि विपक्ष ने तो कभी भी महिला आरक्षण के लिए बात नहीं किया, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि राहुल गांधी ने कभी तो महिला आरक्षण की बात नहीं की है, फिर सरकार महिला आरक्षण दे रही थी, इसमें राहुल गांधी का क्या योगदान? इसमें है भैया राहुल गांधी का योगदान। राहुल गांधी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जो योजना है उसके पार्टिसिपेटर हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। राहुल गांधी इस बात का सपोर्ट कर रहे हैं कि जातिवार जनगणना होनी चाहिए, लेकिन सरकार जातिवार जनगणना कराना चाहती है दबाव में। वह जो है यह भी जनगणना करानी चाहती है कि ताकि जनगणना हो जाए, जनगणना का जो डाटा उसे हम सार्वजनिक न करें और उसी में से पहले हम जो है 33% महिलाओं को आरक्षण दे दें, सीट का बंटवारा कर दें, किस तरीके से कर दें। न तो जनगणना हो रही है, पहले वो आरक्षण देने की ही बात कर रहे हैं। यानी एक पशुपेश परिस्थिति क्रिएट करने का प्रयास वर्तमान सरकार कर रही है, लेकिन प्रखर रूप से उस पर आवाज उठा रहे हैं। अगर सरकार की मंशा स्पष्ट होती, साफ होती, तो पहले वो जातिवार जनगणना कराती या जनगणना कराती, फिर परिसीमन कराती। परिसीमन कराने के बाद जैसा कि उन्होंने वादा किया था, दक्षिण के राज्यों की अगर जनसंख्या कम है उनके अनुपात में भी हम उनकी सांसदों की संख्या बढ़ाएंगे। मान लेते हैं जैसे उत्तर भारत में पॉपुलेशन जनसंख्या बहुत ज्यादा है, 10 लाख पे 1 सांसद हैं। आज उन्हीं क्षेत्रों में 25 लाख जनसंख्या हो गई है, 30 लाख जनसंख्या हो गई है, तो वहां पर कम से कम मान के चलिए 3 सांसद होने चाहिए। क्षेत्र उतना ही है लेकिन सांसद 3 लोगों का हो गया। लेकिन वहीं दक्षिण के राज्यों के एक क्षेत्र की तुलना किया जाए
कि आज के 20 साल 25 साल पहले भी वहां की जनसंख्या 10 लाख की थी। आज भी उन लोगों ने अपनी फर्टिलिटी रेट को कम ही रखा, उनकी जनसंख्या आज भी 10 लाख है। तो उनका मानना यह है कि आज भी अगर हम यहाँ से सांसदों की करेंगे तो सांसद एक ही हमें मिलेगा, क्योंकि हमने यहाँ 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या को बढ़ने नहीं दिया है। लेकिन उत्तर भारत में कोई क्षेत्र है वहां से जो है जनसंख्या उस समय 10 लाख से ज्यादा सर्वाइव करके आज 30 लाख 35 लाख हो गई, तो वहां पर 3 सांसद मिलेंगे उतने ही बड़े क्षेत्र में, जनसंख्या के अनुसार ज्यादा के क्षेत्र में उत्तर भारत में। लेकिन दक्षिण भारत में सिर्फ एक ही सांसद मिलेगा। लेकिन सरकार ने वादा किया है अगर 10 लाख की जनसंख्या है तो हो सकता है हम उनमें 5 लाख पर एक सांसद कर देंगे ताकि आप लोगों का रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाए। लेकिन सरकार का यह जो बयान था वह मौखिक था, न कि लिखित था, न कि संवैधानिक था, मौखिक है। आज कहे हैं 10 दिन के बाद बयान से पलट जाएं, कुछ और परिस्थितियां कर दे। इसी बात को दुविधा को लेकर के दक्षिण के राज्य जो है विरोध कर दिए। तो कहने का मतलब यही है, सरकार जो है इस समय विपक्ष के जो मुद्दे हैं, क्योंकि विपक्ष के मुद्दे सीधे सीधे हर्ट कर रहे हैं जनता को, और जनता को जो मुद्दे हर्ट करते हैं उससे विश्वास घटता है जो रूलिंग पार्टी में जो सरकार है। तो सरकार भी उन्हीं मुद्दों की तरफ घूमने का प्रयास करती है। जैसे कोई नया अपडेट आप आएगा हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। दोस्तों बहुत बहुत आभार। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।